हेलो स्टूडेंट, हमने जीन रेगुलेशन का मैकेनिज्म स्टडी किया। प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन का मैकेनिज्म ऑपरॉन मॉडल बताया गया, जो इंड्यूसेबल रिप्रेसेबल दोनों तरह का था, लैक ऑपरॉन, लैक्टोज ऑपरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन। और उसके बाद हमने लास्ट में यूकैरियोटिक रेगुलेशन को लेकर के भी कुछ ब्रीफ में बात की थी कि कितने लेवल और कहाँ कहाँ रेगुलेशन यूकैरियोट्स में होता है। हालांकि यूकैरियोट्स का मैकेनिज्म पूरी तरह से नहीं और हमारे सिलेबस में भी नहीं। अब हम जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा जीन रेगुलेशन का, उसको जरा एनसीईआरटी के साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जीन रेगुलेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पेज नंबर 115 पर बॉटम में दे रखा है, और 1.5 पेज में मोस्टली उन्होंने लैक ऑपरॉन को समझाया है। हम जरा एनसीईआरटी की लैंग्वेज से देखें क्या क्या लिखा है, उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं उन्हीं को हम एक तरह से इस पर कोरिलेट करेंगे। देखिए, अगर आप स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, तो यहाँ शुरू में ही यूकैरियोट्स के लेवल दिए हैं। हालांकि मैंने आपको यूकैरियोटिक लेवल ऑफ रेगुलेशन लास्ट में बताए हैं ऑपरॉन पढ़ाने के बाद, एनसीईआरटी ने इसको पहले दे दिया। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल। जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन एक बड़ी ब्रॉड टर्म है और ये कई लेवल पर हो सकता है। यहाँ सीधे लेवल की बात की गई। कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन, आप अपने एनसीईआरटी साथ में रखिए, कंसिडरिंग दैट द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। अब ये हम जानते हैं कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। जीन एक्सप्रेशन अल्टीमेटली एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, तो ये हम कंसिडर कर ही रहे हैं कि जीन के एक्सप्रेशन से पॉलीपेप्टाइड बनती है, और इस दौरान हम अलग अलग कई सारे लेवल पर जीन को एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, यूकैरियोट्स में एनसीईआरटी ने 4 लेवल दिए हैं। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब आरएनए, डीएनए से जो आरएनए बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही रोक दें, आरएनए नहीं बनने दें। देन प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ट्रांसक्रिप्शन अगर हो जाता है तो उसके बाद एचएनआरएनए बनता है यूकैरियोट्स में, तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग लेवल पर आरएनए डिस्ट्रॉय करके ये मैंने भी बताया था आपको, रेगुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ट्रांसपोर्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, अगर आप प्रोसेसिंग भी हो गई, आरएनए बन गया एमआरएनए, तो फिर वो बाहर ट्रांसपोर्ट होता है, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं जाने दें हम उसको। एंड ट्रांसलेशनल लेवल की भी लास्ट में ट्रांसलेशन ही रोक दें, प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा। हालांकि हमने आपको 6 लेवल बताए थे, ये 4 दे रखे हैं। एक लेवल हमने शुरू में और बताया था, क्रोमेटिन लेवल, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन का कन्वर्जन, और एक हमने ट्रांसलेशन के बाद का लेवल भी बताया था कि ट्रांसलेशन के बाद भी पॉलीपेप्टाइड को डिस्ट्रॉय करके भी रेगुलेशन हो सकता है। ये दोनों लेवल अलग तरह के, बाकी मेनली ये 4 लेवल है। एनसीईआरटी ने रेगुलेशन की शुरुआत में यही कहा है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को कई लेवल पर रोका जा सकता है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन में अल्टीमेटली एक पॉलीपेप्टाइड बनती है, तो उसके सिंथेसिस को हम अलग अलग स्टेप पर रोक सकते हैं। और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंट लेवल बताए हैं, हालांकि प्रोकैरियोट में इतने लेवल नहीं होते। अब इसके बाद उन्होंने जो बातचीत करी है वो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स की बात की। हम अगले पेज पर आए तो देखिए, अगले पेज में दिया है कि द जीन इन ए सेल, अभी एक जनरल बातचीत हो रही जीन रेगुलेशन को लेकर के, कि द जीन इन ए सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। एक सेल के अंदर एक जीन या एक से ज़्यादा जीन मिलकर के कोई पर्टिकुलर फंक्शन या कई सारे फंक्शंस को एक साथ कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वही लैक्टोन का एग्जाम्पल है, enzyme called beta galactosidase is synthesized by E. coli. It is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide. मैंने बताया था डाइसेकेराइड कौन सा, लैक्टोज, इनटू लैक्टोज एंड ग्लूकोज। एक एग्जांपल लिया है कि ई कोलाई में एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज, यानी कि जो एक डाइसेकेराइड लैक्टोज है उसको हाइड्रोलाइज करके 2 पार्ट में ब्रेक करने में काम आता है, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। द बैक्टीरिया यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बैक्टीरिया इसको क्या करता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। ठीक है, हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी कि अगर बैक्टीरिया की सराउंडिंग में लैक्टोज ही नहीं है, ठीक है, तो वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी लैक्टोज यूज ही नहीं करेगा, तो उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम भी नहीं चाहिए, वही चीज यहाँ समझाना चाह रहा है। दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड। ठीक है, लैक्टोज नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं होगी। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स, अब देखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन, द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। मतलब सीधे सीधे सिंपल टर्म में ये कहना चाह रहा है कि मेटाबॉलिक कंडीशन,
फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, और बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन। ये सारी कंडीशन डिसाइड करती है कि कोई जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, ये रेगुलेट करेंगे। मैंने कहा ना स्टिमुलस बेस्ड रेगुलेशन होता है, तो ये जो है वो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, एक और जनरल इंपॉर्टेंट लाइन, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट organism are also the result of coordinated regulation of expression of several sets of genes। बहुत जनरल बात लिखी है, इनका कहना है कि एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जाइगोट या एम्ब्रियो से लेकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक जो डेवलपमेंट होता है पूरी लाइफ में, ये भी दरअसल एक तरह के जीन रेगुलेशन का ही पार्ट है। कब कौन से जीन को एक्सप्रेस कराना है, फिर उसको रोक के दूसरों को कराना है। तो जब जीन अपने टाइम पर एक्सप्रेस होंगे तभी बॉडी के अंदर प्रॉपर चेंजेस आएंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट होकर के वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये चीज वो कहना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनिज्म में जितना डिफरेंशिएशन हो रहा है एम्ब्रियो इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इज कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन। हमारे जीन का रेगुलेशन बड़ा कोऑर्डिनेटेड है, पहले ये एक्सप्रेस होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और हर जीन अपने टाइम से ऑन होंगे, ऑफ होंगे। तो एक बहुत प्रॉपर मैनेज है। मैंने ये चीज़ आपको रेगुलेशन में भी समझाने की कोशिश की थी, तभी एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ प्रॉपरली चलती है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये रेगुलेशन की जनरल बातें कह रहा है कि रेगुलेशन क्यों जरूरी है और कैसे चलता है। तो कंडीशन बेस्ड होता है, इंटरनल मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। जीन एक्सप्रेशन बढ़िया और तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में होगा, और जितना अच्छे तरीके से होगा उतना ही ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, डिफरेंशिएशन सब बेटर होगा। ठीक है, अब इन्होंने जो बात करी है वो प्रोकैरियोट के रेगुलेशन के बेस पे करिए। अब इससे पहले ये जो चीज़ें लिखी बहुत समराइज लिखी, आपको लेक ऑपरॉन का पूरा आइडिया होना चाहिए किस तरह से हमने एक ऑपरॉन बनाया था। 3 जीन बनाए, प्रमोटर, ऑपरेटर, एक रेगुलेटर जीन, उसका रिप्रेसर आकर के ऑपरेटर पे बाइंड हो रहा है, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड होता है, और इवन ट्रांसक्रिप्शन के वक्त बताया था आरएनए पॉलीमरेज में भी सिग्मा फैक्टर है जो प्रमोटर पहचानने में हेल्प करता है। ये सब बातें अगर आपकी नॉलेज में है तब तो आप इनकी लाइनों को समझ पाएंगे। अब देखो क्या लिखा, बहुत ही समराइज्ड वे में, ये इसी पैराग्राफ में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site of control of gene expression। लाइन समझिएगा, प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो जगह ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन की मेन साइट है, प्रीडोमिनेंट साइट का मतलब ये मेन साइट। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की मेन साइट है वही जीन के एक्सप्रेशन का कंट्रोल करने की भी साइट है। मतलब जिस जगह से आप ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर रहे हैं उसी जगह से ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेंगे, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे। ये बात हो रही है वो प्रमोटर ऑपरेटर रीजन के। ऑपरेटर को कई बार अलग न मान के प्रमोटर ऑपरेटर का जो रीजन, प्रमोटर रीजन, यही वो जगह जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, एंजाइम आके बाइंड करता है, और यही वो जगह जहाँ ऑपरेटर है, और यहीं से ऑन ऑफ भी होता है। तो मतलब एक तरह से जिस स्विच से ऑन कर रहे हो उसी स्विच से ऑफ भी करोगे। जो जगह ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन की है वही जगह जीन के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन की भी है। तो वही मेन साइट जो इनिशिएट भी कर रही है वहीं से रेगुलेशन भी हो रहा है। ठीक है, प्रीडोमिनेंट साइट मतलब मेन साइट। ठीक है, अब देखो इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अब वापस उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए गिवन प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर आकर बाइंड करता है। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी कि वो प्रमोटर पर आएगा नहीं आएगा, बाइंड होगा नहीं होगा, ये चीज देखिए किस पर गवर्न करती है, डिपेंड करती है। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए गिवन प्रमोटर इज इन टर्न regulated by interaction with accessory proteins which affects its ability to recognize start site। ठीक है, बहुत जनरल बात देखिए कि आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर पर एक्टिविटी, वो प्रमोटर पर बाइंड होगा या नहीं होगा, ये कुछ एसेसरी प्रोटीन के इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगी। अब ये जो एसेसरी प्रोटीन है ये आप इसके अंदर 2 तरह के प्रोटीन रख सकते हो, एक तो सिग्मा फैक्टर, ठीक है, और एक होता है कैप। ये चीज एनसीईआरटी ने नहीं लिखी। एसेसरी प्रोटीन कौन से, एक तो सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज का है वही तो प्रमोटर पहचानवाएगा। सिग्मा फैक्टर ही आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रमोटर है, यहाँ बाइंड करना है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड होगा या नहीं होगा वो तो सिग्मा फैक्टर होना चाहिए, वही पहचान के देगा। और दूसरा कैप प्रोटीन जो प्रमोटर पर लगता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर तभी बाइंड होगा जब पहले से कैप प्रोटीन लगा हो। तो ऐसे कई प्रोटीन हैं, ठीक है, कैप प्रोटीन। इसके अलावा एक और प्रोटीन आप इस एसेसरी में से रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड होता है, तो रिप्रेसर अगर ऑपरेटर पर बाइंड हुआ है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा, बताया था मैंने। तो आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर पर इंटरेक्शन, उसकी बाइंडिंग
कई सारे एसेसरी प्रोटीन पर डिपेंड करेगी। ये एसेसरी प्रोटीन सिग्मा फैक्टर, कैप, रिप्रेसर, ये सब चीजें, ठीक है। कोई उसको बाइंड करने में हेल्प कर रहा है तो कोई नहीं। अब रिप्रेसर अगर ऑपरेटर पर जुड़ा हुआ है तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा, ठीक है। सिग्मा फैक्टर उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा प्रमोटर को। प्रमोटर पर अगर कैप प्रोटीन लगा हुआ तो ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो ये 2-3 तरह के प्रोटीन है, एसेसरी प्रोटीन्स, ठीक है, जो विच अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने की, उस पर बाइंड करने की एबिलिटी को एसेसरी प्रोटीन अफेक्ट करते हैं, ठीक है। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन, इन सारे एसेसरी प्रोटीन को हम क्या करें, रेगुलेटरी प्रोटीन। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, मतलब एक्टिवेटर और रिप्रेसर। ये जो प्रोटीन है ये दोनों तरह के हैं। कैप जहां पर पॉजिटिव रेगुलेशन करता है, पढ़ाया था, और वहीं आपका जो रिप्रेसर है वो नेगेटिव रेगुलेशन। तो ये जो एसेसरी प्रोटीन है जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड होगा नहीं होगा, ये एक्टिवेटर यानी कि पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन, रिप्रेसर, एक्टिवेटर, दोनों तरह से काम आ सकते हैं, दोनों तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब जो चीज लिखी है फिर से एक समराइज पार्ट देखिए। द असेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन, accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of protein with the sequence termed operator, ठीक है। accessibility का मतलब होता है पहचानने की एबिलिटी। तो डीएनए का, प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो पहचान या जो प्रमोटर है उसका, प्रोकैरियोटिक डीएनए के प्रमोटर को एसेस कर पाना या नहीं, एसेस करना मतलब उसको पहचान पाना, उस पर बाइंड होना या नहीं हो पाना, ये कुछ प्रोटीन्स और ऑपरेटर से कुछ प्रोटीन के इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। द असेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रमोटर रीजन को पहचानना या नहीं पहचान पाना, ठीक है। इन मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद द सीक्वेंस टर्म्ड ऑपरेटर। और ये प्रोटीन कौन सा इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन में, ये प्रोटीन है आपका रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन का ऑपरेटर से क्या इंटरेक्शन है, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर बाइंड किया हुआ है तो प्रोकैरियोटिक डीएनए का प्रमोटर एसेस नहीं होगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर को नहीं पहचानेगा, ठीक है। बात वही है, घुमा फिरा के लिखी गई है, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन का ऑपरेटर पर इंटरेक्शन, कि क्या रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंडेड है या नहीं है, ये चीज डिसाइड करेगी कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को एक्सेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। द असेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म्ड ऑपरेटर, ठीक है। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑफ द ऑपरोन। ज्यादातर ऑपरोन में ऑपरेटर और प्रमोटर बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, पास पास होते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन। ज्यादातर केस में ऑपरेटर की सीक्वेंस एक रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होती है, वही एक जनरल बात कही गई है। Each operon has its specific operator and specific repressor। ऑब्वियसली बात है, हर ऑपरोन का अपना एक प्रमोटर होगा, एक ऑपरेटर होगा, एक रिप्रेसर होगा, और यही इसकी ऑन ऑफ में काम आएंगे, ये सब का होगा। मोस्ट इसलिए लिखा जाता है कि अभी भी हम हर जीन का रेगुलेशन नहीं जानते, तो मोस्ट ही लिखा जा सकता है, एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरोन एंड इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद द लैक रिप्रेसर ओनली। तो जो ये कहना चाह रहा है कि हर ऑपरोन का अपना एक ऑपरेटर और एक रिप्रेसर होगा, तो लैक ऑपरोन का भी अपना एक ऑपरेटर है, उसका भी रिप्रेसर है, तो ये अलग अलग ऑपरोन के लिए अलग अलग होंगे। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है सेकंड, इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादातर दिक्कत आती है कि क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है। तो आपको पहले ऑपरोन का मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए और कैसे ये ऑपरोन स्टार्ट होता है उसको लेकर बात की गई कि आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर पर बाइंड होना नहीं होना, कुछ एसेसरी प्रोटीन डिसाइड करेंगे, ये सिग्मा फैक्टर, कैप प्रोटीन, रिप्रेसर, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ पॉजिटिव रेगुलेशन, कुछ नेगेटिव रेगुलेशन शो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रमोटर को पहचान पाने में ऑपरेटर और रिप्रेसर का इंटरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हुआ या नहीं हुआ उसी से डिसाइड होगा, और हर ऑपरोन का अपना ऑपरेटर और अपना रिप्रेसर सबका स्पेसिफिकली अलग अलग होगा। ये बातें की गई हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने लैक ऑपरोन की वर्किंग को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश की है। लैक ऑपरोन की वर्किंग के 2 पैराग्राफ दे रखे हैं इसी पेज में, ठीक है। द इल्यूसिडेशन ऑफ द लैक ऑपरोन वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अ जेनेटिस्ट फ्रांसिस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैक मोनार्ड, ठीक है। इल्यूसिडेशन मतलब डिस्कवरी, ठीक है। तो लैक ऑपरोन की जो डिस्कवरी हुई है
ये जेकब और मोनार्ड और उनके क्लोज एसोसिएशन उनकी वर्किंग से हुई है। मतलब लिखने का थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, चीज़ें बड़ी सिंपल है, ठीक है। तो लेक ओपरॉन इज द रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन जेकब एंड मोनार्ड। जेकब और मोनार्ड एक इसमें जेनेटिस्ट थे और एक बायोकेमिस्ट थे। इन दोनों ने मिल करके लेक ओपरॉन का पूरा पार्ट वर्कआउट किया है, ठीक है। दे वर द फर्स्ट टू इलिसिडेट द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। इन्होंने पहली बार एक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटेड सिस्टम डेवलप किया है। इन लेक ओपरॉन, हियर लेक रिफर्स टू लैक्टोज, ध्यान रखिएगा। इन लेक ओपरॉन अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। लेक ओपरॉन की स्ट्रक्चर बात बता रहे हैं कि पॉलीसिस्टोनिक है, मतलब 3 सिस्टोन है, 3 जीन है, और एक प्रमोटर है और एक रेगुलेटर जीन भी है, ठीक है। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रेफर्ड एज ऑपरॉन। इन सबको मिलाकर के हम ऑपरॉन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर, इनको मिलाकर। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, ये तो लेक ओपरॉन तो एक एग्जाम्पल है, और भी अदर एग्जाम्पल्स हैं। लेक ओपरॉन, ट्रिप ओपरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन, अरे ओपरॉन, इसको अरेबिनोज ओपरॉन कहते हैं, हिस ओपरॉन मतलब हिस्टिडीन ओपरॉन, वेल ओपरॉन, वेलिन ओपरॉन, अलग अलग तरह के ओपरॉन हो सकते हैं। लेक ओपरॉन इज वन जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ लेक ओपरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, द आई जीन। आई जीन बताया था आपको, रेगुलेटरी जीन। हियर द टर्म आई डज नॉट रिफर टू इंड्यूसर, rather it is derived from the word inhibitor। यहाँ पर रेगुलेटर जीन को आई जीन कहा है। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं लेना है, आई एक तरह से आप इनहिबिटर कह सकते हो, ठीक है। आई जीन एंड द 3 स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई एंड ए। जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन बताए थे। द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ द लेक ओपरॉन। आई जीन रिप्रेसर कोड करता है, इसे पढ़ रखे हम, खाली मैं रीडिंग लगा इसलिए बता रहा हूँ। द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हिच is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into its monomeric unit galactose and glucose, ठीक है। तो जो आई जीन है वो तो बना रहा है प्रोटीन रिप्रेसर, फिर जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है जो लैक्टोज डाइसैकेराइड को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। आगे द वाई जीन कोड्स, ये लाइन पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। द वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज व्हिच इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, कुछ लोग यहाँ पढ़ने में गलती करते हैं। वाई जीन परमिएज कोड करता है, और मैंने आपको बताया था परमिएज लैक्टोज की एंट्री के लिए रहता है। यहाँ इन्होंने लैक्टोज की बजाय बीटा गैलेक्टोसाइड वर्ड यूज किया है। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो एंजाइम है, वो कोई बाहर से थोड़ी आता है। बीटा गैलेक्टोसाइड लैक्टोज को कह सकते हो, लैक्टोज भी तो गैलेक्टोसाइड ही है। तो बीटा गैलेक्टोसाइड और लैक्टोज बात एक ही है। तो वाई जीन परमिएज कोड कर रहा है जो लैक्टोज या बीटा गैलेक्टोसाइड की परमिएबिलिटी के लिए रहता है, ठीक है। द ए जीन एनकोड्स ट्रांसएसिटाइलेज, जीन ए ट्रांसएसिटाइलेज एनकोड करता है। हेंस अब देखिए कंक्लूजन, ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट इन लेक ओपरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तीनों जीन का प्रोडक्ट लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, तीनों एंजाइम, ठीक है। इन मोस्ट और अदर ओपरॉन, अब एक कंक्लूजन देखिए, इन मोस्ट अदर ओपरॉन एज वेल, मतलब लेक ओपरॉन के अलावा दूसरे भी ओपरॉन में, इन मोस्ट अदर ओपरॉन एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन द ओपरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। ये जो लास्ट की 3 लाइन है, यहाँ भी कई लोगों को समझने में दिक्कत आती है। ये कहना चाह रहे हैं कि लेक ओपरॉन हो चाहे दूसरे ओपरॉन हो, इसमें ये देखा गया है कि जो जीन एक ही प्रोसेस में या रिलेटेड प्रोसेस में एक साथ काम आते हैं, उनके जीन ओपरॉन में एक साथ होते हैं, तभी तो उनको रेगुलेट करना इजी होता है। जैसे लेक ओपरॉन में तीनों जीन का एंजाइम एक साथ ही चाहिए होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, इन मोस्ट अदर ओपरॉन एज वेल द जीन प्रेजेंट इन ओपरॉन, एक ओपरॉन में जो जीन प्रेजेंट होते हैं, आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन, वो एक साथ ही काम करने के लिए चाहिए आपको, इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। तो ओपरॉन में जो जीन होते हैं वो एक साथ ही यूज होते हैं, एक ही प्रोसेस में या मिलते जुलते रिलेटेड प्रोसेस में, इसलिए उनको एक साथ सारे जीन को ऑन करेंगे और एक साथ ही ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम मिलेगा, वर्किंग का ये डायग्राम, मैंने आपको इसी तरह का डायग्राम बताया भी था। आप देखिए इसके अंदर भी वही दे रखा, बस हाँ ये जेड वाई ए ये स्ट्रक्चरल जीन हो गए, फिर ये ऑपरेटर और ये प्रमोटर, इसके बीच में उन्होंने गैप नहीं दिखाया है और सीधा आई जीन बना दिया, यहाँ गैप रहता है वैसे, ठीक है, ध्यान रखना। और आई जीन के आगे भी पी है, ये आई जीन का प्रोमोटर है। आई जीन तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन था, तो उसका भी तो प्रोमोटर होगा, ये भी बता चुका हूं मैं। तो ये अपना एमआरएनए बना रहा है, इसको रिप्रेसर एमआरएनए कहते हैं, जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, और ये जाकर के ऑपरेटर पे बाइंड हो गया।
repressor binds to the operator region and prevents RNA polymerase from transcribing operon. RNA polymerase को prevent कर देगा in the absence of inducer यानी कि lactose. और अगर lactose की presence की बात करें तो presence में same वही है, यहाँ I जीन ने तो RNA बनाया और ये repressor प्रोटीन बना. अब इस repressor प्रोटीन से inducer, ये inducer कौन है? लैक्टोज. लैक्टोज आके बाइंड करके इसको इनएक्टिव कर देता है. ये इनएक्टिव हो गया, अब ये यहाँ जाके बाइंड नहीं होगा तो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज तीनों का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, लेक एमआरएनए बना और बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज ट्रांसलेशनलाइज एंजाइम बन गई. ये ऑन हो गया, ये ऑफ कंडीशन है, ये ऑन कंडीशन. इसी तरह का मिलता जुलता डायग्राम मैंने आपको बना करके भी समझाया था, वही है. अब इसके बाद में इस पेज में लास्ट में आपको ये 2 पैराग्राफ छोटे छोटे और दे रखे हैं जो समराइज किया है इसको. ठीक है, नाम लिखा देखिए, ये लाइन भी बड़ी अच्छी है और समझने वाली लाइन है. इन द लैक्टोज इन इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. लैक्टोज जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा. ऑब्वियसली बात, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है. तो लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इज रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपरॉन. लैक्टोज सबस्ट्रेट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का और वही ऑपरॉन को ऑन ऑफ करने को रेगुलेट कर रहा है. लैक्टोज ही तो कर रहा है. लैक्टोज आया तो ऑन हो गया, लैक्टोज नहीं है तो ऑफ हो गया. ठीक है, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर. क्योंकि लैक्टोज आकर ऑन कर रहा है इसलिए इसको इंड्यूसर बोलेंगे. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज. देखिए कहा था ना कि जो भी बैक्टीरिया या सेल्स हैं वो जब कल्चर होती हैं, ग्रो करती हैं तो उनका प्रिफर्ड सोर्स, एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स क्या रहता है? ग्लूकोज. और अगर वो एब्सेंट है तब की बात हो रही है. इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, जो कि प्रिफर होता है लेकिन वो नहीं है. इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड, और ऐसे में अब लैक्टोज प्रोवाइड किया जाता है इन द ग्रोथ मीडियम, कल्चर मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज. अब देखो यहाँ क्या लिखा, रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम. मैंने कहा था ना कि इन जीन का एक लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम हमेशा देता है, बिल्कुल एब्सेंट नहीं होते हैं. इसलिए परमिएज थोड़ा बहुत मेम्ब्रेन में हमेशा रहेगा और वही लैक्टोज को अंदर लाएगा. ठीक है, तो रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर इन द सेल. तो एक मिनिमम अमाउंट एंजाइम का रहेगा जिससे लैक्टोज अंदर एंटर होगा. द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपरॉन इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है, फिर लैक्टोज आकर के उसको और इंड्यूस करके और ऑन करेगा. तो एक मिनिमम लेवल रहेगा. लैक्टोज यहाँ पर सबस्ट्रेट है, वही ऑन कर रहा है, वो इंड्यूसर कहलाएगा. और ग्लूकोज की एब्सेंस पर अगर लैक्टोज दिया जाता है तो फिर लैक्टोज यूज होता है, लैक्टोज को अंदर लिया जाएगा और वो उसको ऑन करेगा. ठीक है, नाउ द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली. रिप्रेसर आई जीन से जो रिप्रेसर बन रहा है वो लगातार सिंथेसाइज होता है ऑल द टाइम. ठीक है, ये जो चीज कह रहे हैं, लैक्टोज देन इंड्यूसेस ऑपरॉन इन द फॉलोइंग मैन. अब लैक्टोज कैसे चीज को इंड्यूस करेगा वही समझा रहा है. ठीक है, रिप्रेसर इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम द जीन आई. The repressor protein binds to operator region of the operon and prevents RNA polymerase for transcribing the operon. Repressor protein जाकर के ऑपरेटर पे बाइंड हो जाता है और RNA polymerase को ट्रांसक्रिप्शन से प्रिवेंट कर देता है. ठीक है, in the presence of an inducer such as lactose or allolactose. Allolactose बताया था ना, real inducer तो allolactose ही है. In the presence of an inducer lactose or allolactose, the repressor is inactivated by interaction with inducer. अब ये इंड्यूसर रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है. ठीक है, दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. जैसे ही ये रिप्रेसर को रोक देगा तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से प्रमोटर पर बाइंड होकर के ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता. वही वर्किंग समझा रखी है जो अपन ऊपर देखिए. ठीक है, ये फिगर दिखा रखा ऊपर. एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना. Regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. Regulation, lac operon का regulation किस तरह का हुआ? Lac operon का regulation एक substrate द्वारा अपने ही enzyme synthesis को regulate करना हुआ. Substrate कौन? Lactose. ठीक है, can be visualized as regulation of enzyme synthesis by its own substrate. उसका खुद का ही substrate है, वही regulate करता है इसको. ठीक है, तो ये दोनों पैराग्राफ जो ऊपर जो डायग्राम बने हुए थे ये दोनों
इन्हीं दोनों डायग्राम को फिर इन्होंने इस पैराग्राफ में थ्योरेटिकल बेस पे समझाया। लास्ट में थोड़ी सी बातें लिखी। रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ऑफ ओपरॉन। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक ऑफ ओपरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ। एक तो ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि ग्लूकोज का तो नेगेटिव इफेक्ट है जो पॉजिटिव रेगुलेशन में मैंने बताया था। तो ये दोनों इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर लैक्टोज होगा। और ये पूछ रहा है कि कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग द लैक ऑपरॉन वुड बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, कि लैक ऑपरॉन लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक ऑपरॉन कब तक या कितने समय तक चलेगा, हाउ लॉन्ग द लैक ऑपरॉन विल रन। तो इसमें हमारा जवाब को टाइम नहीं है, हम ये कहेंगे कि जब तक लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज कम है। व्हेन ग्लूकोज इज लेस एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट इन गुड क्वांटिटी, तब तक ये चलेगा। जैसे ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, लैक्टोज कम हो जाएगा, तो ये फिर रुक जाएगा, ठीक है। तो हाई लैक्टोज एंड लो ग्लूकोज वाली कंडीशन होनी चाहिए। नाउ रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। रिप्रेसर से होने वाला रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन है। ये समझा रखा है कि जब किसी चीज के डीएनए पर बाइंड होने से अगर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है तो नेगेटिव रेगुलेशन। तो रिप्रेसर प्रोटीन जब डीएनए पर यानी कि ऑपरेटर पर बाइंड होता है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, तो रिप्रेसर का रेगुलेशन नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव होता है, ठीक है। लैक ऑपरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस लेवल। मतलब इस बुक ने पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं समझा। ये जरूर कहा है कि लैक ऑपरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है, लेकिन वो आपके लेवल से आगे की चीज है। हालांकि मैंने आपको फिर बाद में पॉजिटिव रेगुलेशन का थोड़ा सा पार्ट समझाया भी था कैटाबोलिक एक्टिव प्रोटीन कैप से, कि कैप आके प्रमोटर पर बाइंड होता है, ठीक है, तब जाकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और कैप का पूरा रेगुलेशन पॉजिटिव था, और वो लो ग्लूकोज होने पर कैप बनता है, तो ग्लूकोज का भी रोल है, ठीक है। खैर यहाँ इन्होंने पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं दिया, केवल नेगेटिव की बात करी। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के 2 पेज हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, जो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये दोनों पैराग्राफ मैंने आपको रीड करके इसलिए बताया कि इनके कुछ पैराग्राफ ये यहाँ से हमने शुरू किया था 115 से, ये यूकैरियोटिक रेगुलेशन है। उसके बाद ये जो 2 पैराग्राफ है 116 पेज के फर्स्ट 2 पैराग्राफ, इन दोनों में कई समझने वाली बातें हैं, ये थोड़ा ढंग से समझ लें। मैंने पूरा इसीलिए रीड कर करके एक एक लाइन बताया। फिर ये लैक ऑपरॉन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन दोनों पैराग्राफ में लैक ऑपरॉन के कंपोनेंट के बारे में बताया, कौन कौन से जीन हैं, क्या एंजाइम बनाते हैं। उसके बाद ये डायग्राम, ये वर्किंग के डायग्राम है, और ये दोनों पैराग्राफ में लैक ऑपरॉन की वर्किंग समझा रखी है, और लास्ट में उसके रेगुलेशन की बात की गई, ठीक है। तो लैक ऑपरॉन मतलब ऑपरॉन में मेनली लैक ऑपरॉन को प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को एक्सप्लेन किया है, यूकैरियोट के सिर्फ लेवल बताए हैं। ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन हालांकि हमने पढ़ा है, वो इसमें नहीं दे रखा है, वो हमने कंपैरेटिव बेस पे ही समझा था कि इंड्यूसेबल रिप्रेसेबल दोनों किस तरह से होते हैं। थैंक यू।